हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट खुशबू जहांगीर और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वकील करो पर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल वकील करो को। आज हम नारी शक्ति स्त्री कल्याण डिस्कस करने वाले हैं। वो है सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, मतलब कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की। आज हम सभी लोग नारी शक्ति, स्त्री कल्याण और महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, जिसे हम वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में महिलाओं की स्थिति कितनी अच्छी है? तो इसका अंदाज़ा एक बात से लगाया जा सकता है कि जब 2014 में लैंगिक असमानता इंडेक्स, मतलब जिसे जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, उसमें टोटल 146 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें जो इंडिया का जो स्थान था वो 132वां, मतलब 132 रैंक थी। इससे ये कहना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है कि महिलाओं की स्थिति शुरू से ही अच्छी नहीं थी और अभी भी अच्छी नहीं है। वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेशन है उसको हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक तो जो घर के अंदर वायलेशन होता है वो, और एक दूसरा जो कि घर के बाहर होता है, जैसे कि जब वो महिला कहीं पर काम करने जाती हो और उस वर्क प्लेस पर उसके साथ में कुछ वॉयलेंस होती है, या फिर उसके साथ में सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, या और भी कई तरह की वॉयलेंस। सेक्सुअल हरेसमेंट का मतलब ये है कि किसी भी तरीके का अनवेलकम बिहेवियर। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्सुअल डिमांड करना, या फिर उस महिला पर कोई भद्दी टिप्पणी करना, या फिर उस महिला को सेक्सुअल वर्ड्स यूज़ करके उसको इंसल्ट करना, जो कि उसे अनसेफ फील करवाए या ऑफेंडेड फील करवाए या फिर ह्यूमिलिएटिंग फील करवाए। इस एक्ट में जो है 3 कीवर्ड्स दिए हुए हैं। पहला कीवर्ड है प्रिवेंट करना, दूसरा है प्रोहिबिट करना, तीसरा है रीड्रेसल करना। मतलब कि ऐसे एक्ट को प्रिवेंट करना, रोकना, ऐसे एक्ट को प्रोहिबिट करना बाय द लॉ, और रीड्रेसल मतलब उसके ऊपर पेनाल्टी इम्पोज करना यदि ऐसा कोई एक्ट करता है तो। यदि किसी वुमन के साथ में उसके कार्य क्षेत्र पर यदि सेक्सुअल हरेसमेंट होता है तो ये एक डायरेक्टली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। यदि कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उस केस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4 आर्टिकल्स का वायलेशन होता है। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14, जो कि राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 15, जो ये कहता है कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। थर्ड आर्टिकल है आर्टिकल 19(1) क्लॉज जी, जो कि बात करता है राइट टू प्रैक्टिस का, और प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन और ट्रेड का। फोर्थ है आर्टिकल 21, जो कि बात करता है राइट टू लाइफ एंड टू लिव विद डिग्निटी। ये एक्ट 9 दिसंबर 2013 को एनफोर्स हुआ। इस एक्ट से पहले हमारे इंडिया में ऐसा कोई भी प्रोविज़न, ऐसा कोई भी एक्ट नहीं था जो पर्टिकुलरली बात करता हो वर्क प्लेस से जुड़े यौन उत्पीड़न के बारे में। आप सभी ने निर्भया केस के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि दिसंबर 2012 में हुआ था, जिसे दिल्ली गैंग रेप और निर्भया केस के नाम से भी जाना जाता है। इस केस के बाद में एक कमेटी गठित करी गई जिसे जस्टिस JS वर्मा कमेटी कहा गया। इस वर्मा कमेटी का मेन एम ये था कि वुमेन के अगेंस्ट जो हीनियस ऑफेंसेस हो रहे हैं, जो वायलेंस हो रहा है, उसे कैसे रोका जाए। तो जस्टिस वर्मा की कमेटी ने इस एक्ट को लाने की सिफारिश की थी। राजस्थान का नाम वैसे तो कई चीज़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन राजस्थान में हुए यौन उत्पीड़न के एक मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय, मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये दिशा निर्देश दिए, जिन्हें विशाखा गाइडलाइन के नाम से जाना जाता है। इस विशाखा गाइडलाइन में वुमेन के अगेंस्ट हो रहे सेक्सुअल हरेसमेंट और वायलेंस को रोकने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई थी। 1997 में एक केस आया था जिसका नाम था विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी जो कि 2000 में बनी थी। उसका नाम था बवंडर। इस केस में भंवरी देवी नाम की एक एजेंट थी, या कहें कि एक समाज सेवी थी, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर काम करती थी। उसने 1994 में एक चाइल्ड मैरिज के खिलाफ आवाज़ उठाई और उस चाइल्ड मैरिज को रोका। उस चाइल्ड मैरिज को रोकने के बाद में उस कम्युनिटी के लोगों ने उस भंवरी देवी के साथ में गैंग रेप किया था। तो भंवरी देवी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और जाकर के केस फाइल किया, लेकिन इससे रिलेटेड उसे जस्टिस नहीं मिला। शाखा नाम की वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ने और अन्य लोगों ने केस फाइल किया, जिसके बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी, जिसे आज हम विशाखा गाइडलाइन के नाम से जानते हैं। इस विशाखा गाइडलाइन में सेंट्रल और स्टेट को
को ये कहा गया कि यदि मान लो कोई वुमेन सेक्सुअल हरेसमेंट होता है या वायलेशन होता है उसके वर्क प्लेस पर, तो ये स्टेट की और सेंट्रल की ड्यूटी है कि उस वुमेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे और उसके कार्यक्षेत्र पर उसकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए और उसके कार्यक्षेत्र पर उससे सेक्सुअल हरेसमेंट होने से रोका जाए। इस विशाखा गाइडलाइन की सबसे अच्छी बात ये रही कि ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही एप्लीकेबल होती है और इसमें ये भी कहा गया कि सेक्सुअल हरेसमेंट की इंक्वायरी के लिए एक कंप्लेंट कमेटी का गठन किया जाना चाहिए और उस कमेटी की जो चेयरमैन होगी वो एक महिला ही होनी चाहिए और उस कमेटी के आधे से ज़्यादा जो मेंबर होने चाहिए वो वुमेन होनी चाहिए। इस गाइडलाइन में ये भी कहा गया कि वुमेन की आइडेंटिटी को मतलब महिला की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा और यदि उस महिला को किसी एडवोकेट की ज़रूरत पड़ती है तो उसे एडवोकेट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये जो एक्ट है वो 2013 में आया था। इस एक्ट से पहले यदि मान लो किसी लड़की के साथ में उस वर्क प्लेस पर यदि सेक्सुअल हरेसमेंट होता है या फिर वायलेंस होता है तो वो आईपीसी के सेक्शन 375 में रेप के लिए फाइल करती थी या फिर सेक्शन 509 जो कि बात करता है कि वुमेन के साथ में की गई अश्लील हरकत या उस वुमेन के लिए अश्लील शब्दों का यूज़ करना जिससे उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचती हो, और सेक्शन 314 जो कि वुमेन के साथ में छेड़छाड़ की बात करता है। इस एक्ट के अंतर्गत चाहे छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। सेक्सुअल हरेसमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2 के सब क्लॉज एन में और सेक्शन 3 में भी दी हुई है। यदि इस टर्म को हम इजी लैंग्वेज में समझे तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई अनवांटेड फिजिकल टच करता है, मतलब यदि कोई लड़का किसी लड़की को ज़बरदस्ती छूने की कोशिश करता है या फिर उससे कुछ सेक्सुअल डिमांड करता है या फिर उससे कुछ ऐसी इमेज या फ़ोटो दिखाता है जो कि वल्गर हो, जो कि उसे सेक्सुअली हरास करती हो और उस महिला को यदि अब्यूज़ करता है या फिर उस महिला के साथ में ऐसी हरकतें करता है जो कि उसे ह्यूमिलेट फील करवाती हो या फिर उस लड़की को कॉन्टिन्यूस देखना या उस लड़की का पीछा करना, यदि ये सब उस महिला के साथ में उसके वर्क प्लेस पर होता है तो ये सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस कहलाता है, मतलब उसके कार्य क्षेत्र पर किया गया लैंगिक उत्पीड़न। इस एक्ट के अंतर्गत दो तरह की कमेटी बनाई जाती है। पहली कमेटी जो होती है वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, दूसरी कमेटी लोकल कंप्लेंट कमेटी होती है। ये दोनों अलग अलग कंडीशन में बनाई जाती है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जब 10 या 10 से ज़्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन या उस कंपनी में एम्प्लॉय हो तो उस कंडीशन में ये कमेटी फॉर्म होती है। इस कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस दिए हुए हैं वो सेक्शन 4 में दिए हुए हैं। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में टोटल 4 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन होता है, 2 मेंबर होते हैं जो कि सोशल वर्क से रिलेटेड हो और एक और मेंबर होता है जो कि एनजीओ से या फिर सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ को हैंडल करने में एक्सपर्ट होना चाहिए। इस कमेटी में आधे से ज़्यादा जो मेंबर होने चाहिए वो महिला होनी चाहिए। दूसरा है लोकल कंप्लेंट कमेटी जो कि सेक्शन 6 में दिया हुआ है। यदि मान लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी में 10 से कम एम्प्लॉय हो तो उस कंडीशन में लोकल कंप्लेंट कमेटी गठित करी जाती है। ये हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है और इसमें एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। इस कमेटी में टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन होता है, एक मेंबर होता है जो कि नॉमिनेट किया जाता है किसी तालुका, तहसील या फिर म्यूनसिपैलिटी से। 2 मेंबर और अपॉइंट होते हैं जो कि एनजीओ से होते हैं जिनको सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेटेड इश्यूज डील करने होते हैं। एक और मेंबर होता है जो कि एक्स ऑफिशियो होता है जो कि सोशल वेलफेयर रिलेटेड काम करता हो। इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है कि आधे से ज़्यादा जो मेंबर होने चाहिए वो महिला होनी चाहिए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और लोकल कंप्लेंट कमेटी दोनों का ही जो टेन्योर होता है वो 3 साल तक के लिए होता है। इस एक्ट के सेक्शन 9 में ये दिया हुआ है कि किसी भी महिला के साथ में यदि सेक्सुअल हरेसमेंट होता है तो वो विदिन 3 मंथ्स मतलब 3 महीने में कंप्लेंट फाइल करनी होती है, या फिर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय है तो उस कंपनी में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी गठित करी जाती है, या फिर जहाँ पर 10 से कम एम्प्लॉय हो तो लोकल कंप्लेंट कमेटी गठित करके उसकी शिकायत करी जाती है। इस 3 महीने के ड्यूरेशन को और आगे 3 महीने बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उस केस में ही जब वो महिला अपना कोई वैलिड रीज़न दे दे कि वो इतना डिले क्यों कर पाई है। अब किसी महिला के द्वारा सेक्सुअल हरेसमेंट की कंप्लेंट करने के बाद में एक इंक्वायरी करी जाएगी और जो इंक्वायरी है वो 90 दिनों के अंतर्गत कंप्लीट होना ज़रूरी है।
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, इस इंक्वायरी के ड्यूरेशन के दौरान यदि वो महिला चाहे तो वो खुद का ट्रांसफ़र भी करवा सकती है या फिर उस रिस्पोंडेंट का भी ट्रांसफ़र करवा सकती है, और उस महिला को 3 महीने की पेड लीव दी जाएगी। मतलब कि उसे काम पर नहीं आना पड़ेगा, लेकिन उसकी सैलरी कट नहीं होगी। और भी रिलीफ दिए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द केस। कई बार ऐसे मामले भी होते हैं जिसमें महिलाएं झूठी कंप्लेंट कर देती हैं, तो उस केस में उसे सर्विस रूल के अकॉर्डिंग उसे पनिशमेंट दी जाएगी। और यदि कमेटी को ऐसा लगता है कि कंप्लेंट सही थी और इंक्वायरी के बाद में ये पता चलता है कि उस महिला के साथ में सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ था, तो उस केस में उसे कंपनसेशन दिया जाएगा। और ये जो कंपनसेशन है ये डिटरमाइन किया जाता है कुछ ग्राउंड्स के बेसिस पर, जैसे कि उस महिला को उस सेक्सुअल हरेसमेंट के दौरान उसे कितना मेंटल ट्रॉमा हुआ, या फिर क्या पेन हुआ, या फिर कोई इमोशनल स्ट्रेस हुआ, या फिर उसके करियर में ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी आने वाली थी जो कि उसे अब नहीं मिल सकती है ड्यू टू इस सेक्सुअल हरेसमेंट के कारण। और इस हरेसमेंट के कारण यदि उसका कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस लगा हो, या फिर वो किसी डॉक्टर से मिली हो, या फिर उसके कुछ मेडिसिन लगा हो, तो उसको भी कंपनसेशन के लिए रेस्पोंडेंट को बोला जा सकता है। और ये जो कंपनसेशन होगा ये या तो लमसम अमाउंट एक साथ दे दिया जाएगा, या फिर कुछ इंस्टॉलमेंट में वो पे कर सकता है। इस एक्ट के अंतर्गत वो सारी महिलाएं आएंगी जो कि यदि किसी के घर में छोटा मोटा काम करती हो, या फिर किसी ऐसी जगह पर काम करती हो जहाँ पर 10 या 10 से कम लोग हैं या उससे ज़्यादा लोग हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सेफ रहें, और जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल वकील करो के साथ में। थैंक यू।